मेरी तरफ से सभी को क्षमा घड़ी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करना चाहूँगा डॉक्टर जयेंद्र सिंह जडेजा साहब का, विनोद सिंह राठौर जी का, गिरवर सिंह जी का एंड अशोक सिंह जी का। तो बहुत ही ब्यूटीफुल आई गेस ये सेटअप है जहाँ पे हम सारे राजपूत इकट्ठे हुए हैं। मैं बहुत सारे इवेंट्स पे एज अ स्पीकर चीफ गेस्ट ज्यूरी जाता रहता हूँ एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मेरी मदर को बड़ा एक्साइटमेंट था कि तू कहाँ जा रहा है, कौन कौन आने वाला है। एंड दैट वाज जस्ट बिकॉज कि मैं पहली बार राजपूत कम्युनिटी को संबोधन करने जा रहा था। सो बिफोर आई स्टार्ट टुडे सेशन, मतलब मैं बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश में चला जाऊँगा तो मुझे माफ़ करना, मैं वापस हिंदी पे आ जाऊँगा। लेकिन आप लोग को ये समझना ज़रूरी है कि अगले आधे घंटे आप मुझे सुनने वाले हो और मैं जानता हूँ मैं और आपकी चाय के बीच में मैं ही आ रहा हूँ। सो अभी कॉफ़ी टाइम होने वाला था बट आई गेस ग्रेट कि मैं स्टेज पे हूँ। तो अगले आधे घंटे हम लोग कुछ इंट्रैक्शंस करेंगे। मैं चाहूँगा कि मैं अगले इस लिमिटेड समय में अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। हाँ, दिस इज़ द प्लस राइट। और आप लोगों को स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में बता पाऊँ। तो ऑल्दो फॉर्चुनेटली स्टार्टअप इज़ नॉट अ अननोन वर्ड नाउ बिकॉज शार्क टैंक इंडिया आ चुका है इंडिया में एंड पीपल आर वेरी अवेयर ऑफ इट। लेकिन मैं अपनी स्टोरी समझाता हूँ कि मैं इस जर्नी में कैसे पहुँचा। सो मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरी स्टडीज़ यहीं हुई हैं। 2012 जब मैं अपनी सीए की स्टडीज़ कर रहा था, टू मच नॉइस। 2012 जब मैं अपनी सीए की स्टडीज़ कर रहा था तब एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ था, दैट वाज कि सैटेलाइट कोचिंग्स हुआ करती थी। दिल्ली के टीचर्स, मुंबई के टीचर्स हमें प्रोजेक्टर के थ्रू जयपुर में, इंदौर में, ऐसी रिमोट सिटीज़ में जहाँ पे लाइक इंडिया में 170 सेंटर्स थे उनके, और वो बड़ा एक्साइटिंग लगा मुझे। आई वॉज 21 ईयर्स ऑफ एज, मैं 21 साल का था और हम लोग क्लासेस लेते थे और दिल्ली के टीचर्स हमें सैटेलाइट के थ्रू पढ़ा रहे थे। तो मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया कि यार कितना बढ़िया बिजनेस है, बच्चे आ रहे हैं, वो अपनी फीस दे रहे हैं और एक प्रोजेक्टर के थ्रू आप सिर्फ एक, आपको टीचर भी अरेंज नहीं करने, टीचर आपको दिल्ली से ही पढ़ा रहे हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड को कन्विंस किया और हमने उस सेंटर को, वो सेंटर शिफ्ट होने वाला था, वो वैशाली नगर में था, जो जितने जयपुर से आप लोग जानते होंगे वैशाली नगर, वैशाली नगर से वो शिफ्ट हो रहा था कहीं और। उन लोगों को वैशाली नगर की पोटेंशियल कम लग रही थी और मेरे हिसाब से वैशाली नगर वॉज द बूमिंग स्पेस ऑफ जयपुर, वो आज भी है। तो 2012 की बात बता रहा हूँ, मैंने उनको रीच आउट किया, वो दिल्ली रहते हैं एंड मैंने बोला कि मैं इस सेंटर को चलाना चाहता हूँ, आप लोग मुझसे मिलें। तो उन्होंने कहा कि यार ये बच्चा है, हमारा ही स्टूडेंट है और ये आके हमें क्या हमारा सेंटर कैसे चलाएगा। आई सेड कि आप मिलो मुझसे। तो हम लोग मिले और उसके बाद मैंने उनको कन्विंस किया कि मुझे ये सेंटर आप दे दीजिए। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि तुमने अगर इतनी रिसर्च कर लिया तो मुझे बताओ कि कितना पैसा बना लोगे और कितना तुम्हें वैल्यूएशन लगता है इस बिजनेस का। मैंने एक पूरी एक्सेल बना रखी थी और मैंने वो एक्सेल उनको शो करी एंड टू देयर सरप्राइज वो बड़े एक्साइटेड हो गए। वो बोले कि यार जिस डिटेल में तुमने पूरा बिजनेस प्लान बनाया आज तक हमने नहीं बनाया। हम लोग हर 6 मंथ्स में 60 लाख का रेवेन्यू कर रहे थे उस सेंटर से। तो हमने उस सेंटर को लिया एंड हमने उसको 1.5 साल रन किया। तो वो इट वॉज अ कैश बिजनेस, आपको जल्दी पैसा मिलता था और हम लोग उसको पहले ही पैसा मिलता था एंड यूज टू डू एक्सपेंसेस। और हम लोग हर 6 मंथ्स में कुछ 10 to 15 लाख का प्रॉफिट बना लेते थे उस सेंटर से। 21 ईयर्स ऑफ एज, उस टाइम मैंने अपने कुछ पैसे मेरे अपने फ्रेंड के साथ मिलके, फादर ने इन्वेस्ट किया एंड वी इन्वेस्टेड ऑल्सो। और 1.5 साल बाद जब मुझे लगा कि अब इस इंडस्ट्री को मैंने समझ लिया है और अब मुझे अपना सीए कंप्लीट करना है बिकॉज अटेम्प्ट्स आ रहे थे, तो हमने उससे एग्जिट भी लिया और हमने 2x बनाया। जो हमने इन्वेस्ट किया था उसका 2x भी बनाया और जो हमने प्रॉफिट्स बनाए थे दैट वाज द बोनस। तो इस सारी जर्नी से मुझे समझ में आया कि बिजनेस इज द की। मुझे लाइफ में बिजनेस ही करना है बिकॉज बिजनेस से पैसा आप बना सकते हो, बट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आज हम सुबह से इस सेशन में हैं और हमने कई बार ये सुना कि सिर्फ बिजनेस करना इंपॉर्टेंट है, मे बी आप अनएजुकेटेड हो तो आप बिजनेस कर सकते हो। आई एग्री, आप कर सकते हो, लेकिन आपके चैलेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको समझना ज़रूरी है कि आप अगर स्टार्टअप आज भी करना चाहते हो, जैसे बहुत सारे आज कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ, बिजनेस में डालना चाहता हूँ। आई वुड एडवाइस कि आप उसको कुछ टाइम जॉब में भी भेजें, लेट हिम लर्न फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड उसके बाद। सो आई विल कम बैक टू माई स्टोरी। सीए बना मैं 2015 में एंड आई वेंट टू आईसीआईसीआई बैंक। फर्स्ट डे था अपने ऑफिस में, मेरे सीनियर ने मुझसे बोला कि तू क्यों आया है यहाँ पे, तुझे जॉब क्यों करनी है। बिकॉज ही न्यू माई बैकग्राउंड कि मेरे फादर बिजनेस में है बहुत टाइम से, होटल इंडस्ट्री में। तो उन्होंने कहा कि तुझे जाके अपना बिजनेस संभालना चाहिए।
तो मैंने कहा मैं वाइट कॉलर जॉब करना चाहता हूँ। तो वो बड़े फनीली बोले कि ये काली हो जाएंगी, तो तुम सोच रहे हो ये कि बहुत फन है जॉब में एंड ऑल, यू विल अर्न मनी एंड ऑल, लेकिन बैक ऑफ द टाइम मुझे पता था कि मुझे ये लंबे टाइम के नहीं करना, मुझे ये इंडस्ट्री समझनी है। तो मैंने वहाँ 2 साल जॉब की और वो ट्रैवलिंग जॉब थी, हम लोग ऑडिट्स करा करते थे। तो मैंने 2 साल में 65 लोकेशंस में ऑडिट किया, 5-5 दिन की ऑडिट होते हुआ करती थी और मेरा बैग हमेशा पैक रहता था। तो आई मस्ट हैव ट्रैवल ऑल द नॉर्थ इंडिया, जहाँ पे मैंने पीपल स्किल सीखी। मुझे अच्छा लगता था लोगों से मिलना, हर 5 दिन हम लोग उनके साथ बैठते थे, उनकी गलतियाँ निकालते थे, उन्हीं से उनका अप्रूवल लेते थे और उनको रिपोर्ट सबमिट करके 5वें दिन वापस दूसरी सिटी। तो यहाँ मैंने पीपल स्किल सीखी एंड देन 2017 मैंने बैंगलोर जाने का सोचा, बिकॉज मैं जॉब छोड़ के प्रैक्टिस करना चाहता था। सीए, मैं आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय द वे, क्वालिफाइड इन 15 एज आई सेड। तो हम लोग सीए प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप लोगों सबको पता है, सुबह से कई बार सीए वर्ड का जिक्र बहुत बार हुआ। तो मैंने प्रैक्टिस करने की सोची और जयपुर एक मेरे लिए फील्ड था कि ठीक है घर यहीं पे हम लोग यहीं करेंगे। बट देन आई टुक अ रिस्क कि जयपुर में अगर रहा तो मैं शायद ITR ही भरता रह जाऊंगा और वो काम मुझे करना नहीं था। नो ऑफेंस टू दिस फील्ड ऑल्सो, बट ये फील्ड अब बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो चुकी है, तो यहाँ पे भी हमें इनोवेशन की ज़रूरत थी। तो लकीली जो मेरे पार्टनर थे जिनके साथ मैंने बिजनेस किया था, ईटन, नाउ दिस इज द लिंक अप स्टोरी, बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दिस, कई बार हम सोचते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन रिलेशनशिप बिल्डिंग इज द फर्स्ट मोस्ट थिंग। तो वो पार्टनर है प्रवेश गोयल, वो आज तक मेरे पार्टनर है। मैंने उनको ज्वाइन किया, मैंने कहा कि मुझे कुछ करना है, एंड ही सेड कि तू जयपुर मत कर, तू बैंगलोर चला जा। बैंगलोर में हमें एक असाइनमेंट मिला है जहाँ पे एक VC फंड है, मैं समझाऊंगा ये सब टर्मिनोलॉजी, एक बोरिंग सी प्रेजेंटेशन है मेरे पास, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि ये वेंचर कैपिटल फंड है, उसमें जाके तेरे को ना सिर्फ सपोर्ट करना है, वहाँ की वैल्यूएशंस करनी है, स्टार्टअप्स होंगे एंड ऑल। मैंने कहा ठीक है देख लेंगे, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें बैलेंस शीट पढ़नी तो आती है। व्हेन आई रीच्ड बैंगलोर, मेरी पहली मीटिंग आपको बड़ी सरप्राइजिंग लगेगी। वहाँ पे 100 करोड़ का एक फंड था और वहाँ डिस्कशन ये हो रहा है कि 1.5 करोड़ इस इन्वेस्टर से लेने हैं, 2 करोड़ इससे लेने हैं, कैरी होगा एंड ऑल। कमिंग फ्रॉम Tier 2 सिटी, मेरे लिए तो बड़ा डिफरेंट वर्ल्ड था ये, कि ऐसे कैसे किसी स्टार्टअप को आप 6 करोड़ का चेक काट के दे रहे हो कि ठीक है तुम ये बना लेना। जैसे आज हम सुबह से इतने बड़े बड़े बिजनेस देख रहे हैं, डेव सॉल्ट है, रॉजर की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी सर, यही है, एंड देन कॉमटेक इज एनी वे ईयर। सो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि यार कैसे आप वैल्यूएशन कैसे दे रहे हो, एक IT का बंदा जिसने सिर्फ लैपटॉप पे कुछ कोडिंग करी है, एंड यू आर गिविंग 6 करोड़ रुपीज टू हिम, और उसके बाद भी आप 10% कंपनी का शेयर ले रहे हो। तो ये सब समझने में मुझे वहाँ 2 साल लगे, और मेरा काम सिर्फ ये होता था कि मैं सिर्फ हर हफ्ते 6 लोगों से नया मिलता था। तो मैंने ऑफिस ले रखा था रेजिडेंसी रोड सेंटर में, एंड आई वुड जस्ट इनवाइट देम फॉर कॉफी कि आप आओ, मुझे समझाओ कि आप क्या कर रहे हो, और अगर मैं हेल्प कर पाया तो आई विल कनेक्ट यू टू इन्वेस्टर्स। तो मैंने दोनों साइड का लिंकेज बनाना चालू कर दिया, इन्वेस्टर्स एंड द स्टार्टअप्स। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक चैनल बन रहे हैं बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड द फाउंडर्स। लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम रहा जब मुझे समझ में आया कि स्टार्टअप्स बनते कैसे हैं, बिजनेसेस बनते कैसे हैं, एंड उनको ग्रो कैसे किया जाता है, हाउ दे आर स्केल्ड। जो हम ये ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, ओयो, जो भी हम स्टोरीज सुनते हैं, ये इतने बड़े बने कैसे, ये बैंगलोर सिटी से ही निकले हुए हैं। कट 2019 मैंने अपनी खुद की फर्म स्टार्ट करी, दैट वाज न्यूक्लियस एडवाइजर्स। हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिस्क एडवाइजरी, बहुत से सर्विसेज देते थे। एंड लास्ट ईयर विच इज 2022, जब कोविड चल रहा था, हमने कंसेप्चुअलाइज किया एंड वी फॉर्म्ड आवर ओन एंजल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, सोनिकॉन वेंचर्स, जिसका आप लोगों ऊपर देख रहे हैं। इसका आइडिया भी सिंपल था कि इंडिया में जहां पे भी एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास, जो HNIs हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनको लगता है कि मैंने पैसा बना लिया लेकिन मैं अब खुद वो बिजनेसेस खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ एक स्मॉल टोकन देके आई कैन बी पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ दैट ग्रोइंग स्टार्टअप। हमने उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया और हमने यहाँ पे स्टार्टअप्स इकट्ठे किए कि आप आइए, आप इनके सामने पिच करिए। हर मंथ हम लोग पिच करवाते हैं। आज भी ऐसे हम बात कर रहे हैं, 5 बजे एक पिच थी जिसपे 2 स्टार्टअप पिच करके गए। तो ऑल ऑफ दिस आर वर्चुअल, और हम लोग उनको पिचिंग करवाते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स आके उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनकी जर्नी समझते हैं, एंड देन इन्वेस्ट। टोकन साइज इज 2 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है, एंड इट कैन गो अप टू एनी नंबर। सो हमारा कंबाइन इन्वेस्टमेंट होता है 50 लाख से, एंड वी गो अप टू 3 करोड़। आज तक हमने 40 इन्वेस्टमेंट्स कर लिए हैं पिछले 2 साल में, एंड आई कैन प्राउडली अनाउंस कि आई एम द ओनली राजपूत इन दिस होल एंजल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी। एंड दिस वॉज नॉट ईजी। मतलब आप ऐसे सिटी से जा रहे हो जहाँ पे स्टार्टअप ना वर्ड नहीं सुना हुआ, एंड देन यू आर गोइंग एंड डिस्कसिंग विद दिस ऑल पीपल जो 30-30 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बट
बाय गॉड ग्रेस एंड सम हार्ड वर्क ऑफ माई टीम कि हम लोग वहाँ पहुँचे। आज हम 50 लोगों की टीम है एंड दैट्स हाउ वी आर बिल्डिंग इट अप। अब मैं वापस आ जाता हूँ हमारे टॉपिक पे आज की स्टार्टअप्स को फंड रेजिंग कैसे करनी चाहिए, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आती हैं। सो आई हैव अ स्मॉल प्रेजेंटेशन जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि स्टार्टअप इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, या फिर अगर आज की डेट में कोई सोचना चाहता है, जैसे किसी जेंटलमैन ने बोला था कि मैं अपने बेटे को करवाना चाहता हूँ, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कैसे करना है, समवन सेड कि आइडिया यूनिक होना चाहिए। तो ये काफ़ी बड़ा एक ब्लैक होल बना हुआ है इस कंप्लीट स्टार्टअप इकोसिस्टम अराउंड। तो आई विल ट्राई टू डेसिफर इन नेक्स्ट 20 मिनट्स। हम 20 मिनट इसके ऊपर डिस्कस करेंगे एंड आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपलर फॉर यू। सो इंडिया की स्टार्टअप स्टोरी की बात करते हैं। 2014 से ये ट्रैक होनी शुरू हुई है लीगली। उससे पहले कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता था, बिकॉज सबको लगता था स्टार्टअप बिजनेस को समझते थे, स्टार्टअप वर्ल्ड इतना पॉपुलर नहीं था। बट अगर हम देखें तो 2014 से 2023 के बीच में बहुत ह्यूज एक आपको ग्रोथ स्टिकर दिखेगा। और उसका रीजन ये है कि लास्ट ईयर 141 बिलियन डॉलर्स क्यूमुलेटिवली इन्वेस्ट हुआ है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं INR में तो ये कुछ 12 लाख करोड़ रुपए होता है। तो ये सारा पैसा इंडिया में रोटेट हो रहा है इन स्टार्टअप्स के अंदर। किस टाइप के स्टार्टअप्स होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें हमने इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारी पूरी पोर्टफोलियो शीट है जिसमें 40 स्टार्टअप्स हैं। बट दिस इज काइंड ऑफ कंपनीज जो पैसा रेस कर रही हैं जस्ट बिकॉज कि उनके पास एक विजन है। जैसे अभी करण मेंशन कर रहा था कि विजन होना चाहिए कि आप स्केल कैसे करते हो, बड़ा स्केल कैसे करते हो। सर ने मेंशन किया कि स्केलेबिलिटी होना चाहिए। इन्होंने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया हुआ है अपने होल बिजनेस सेट को। बट हाँ, ये है एक ट्रेजेक्ट्री। इसके आगे बात करते हैं कि अभी क्यों आपको स्टार्टअप करना चाहिए। सी स्टार्टअप जैसे कई लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि ना ये समझ में नहीं आती इंडस्ट्री, क्या इस इंडस्ट्री में स्कोप है, मतलब फंडिंग मिलती भी है नहीं मिलती, या जो हम न्यूज़ देखते हैं वो सही भी है या नहीं है। तो मेरा आंसर उनको सिर्फ यही होता है कि पैसों की कमी नहीं है इंडिया में। इंडिया में बहुत पैसा है और वो सिर्फ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही हैं। और ये नंबर उसको दर्शाता है कि सीड स्टेज, जो अर्ली स्टेज डील्स होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी है हमने। तो लगभग 66% कैगर से, मतलब CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया, लेकिन ये हर साल 66% से ग्रो हो रही है, विच इज़ अ ग्रेट नंबर। अगर आज आप बिजनेस, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मेंशन किया था कि इंडिया की नेक्स्ट 20-25 ईयर्स की जर्नी है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इंडिया में अगर आज आप कुछ भी खोलेंगे वो बड़ा बनेगा, आपको सिर्फ इनिशिएट करना पड़ेगा और यूनिक करना पड़ेगा। मी टू प्रोडक्ट्स नहीं चलेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसी का कॉपी बना के कुछ बना दूं तो वो नहीं बनेगा, वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस बन के रह जाएगा और आप उसको स्केल नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके उसके ऊपर कोई IP नहीं है, पेटेंट नहीं है, या टेक्नोलॉजी आप नहीं बना रहे हो। बट एनीवे, एंजल इन्वेस्टर्स बैकबोन है। तो जो भी आपको लगता है कि आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, आप सबसे पहले अपने आसपास देखिए, आपकी फैमिली, आपके क्लोज फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स जिन्होंने अच्छा पैसा बनाया हुआ है और अब वो चाहते हैं कि वो अपने पैसे को ग्रो करें, आप उनसे पैसा रेज कर सकते हो। एंड दोज वी कॉल एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल नाम इसी से पड़ा है कि वो स्टार्टिंग में आपको हेल्प कर रहे हैं, जब आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा वो ट्रस्ट कर रहे हैं। और स्टार्टअप्स को बैंक लोन नहीं देता, पहली बात तो मैं ये समझा दूं। तो आपको कहीं ऐसे पब्लिक मार्केट, प्राइवेट मार्केट से ही रेस करना होता है। सो अभी जितने भी इन्वेस्टर्स मार्केट में हैं उसमें कुछ 58% का मार्केट शेयर एंजल इन्वेस्टर्स का है, और ये आप में से ही लोग होते हैं। जैसे मेरी इन 40 इन्वेस्टमेंट्स में हमने सब में खुद भी इन्वेस्ट किया हुआ है, और टिकट साइज कैन बी एनीथिंग, लेकिन हाँ ये एक बड़ा शेयर है। उसके बाद ये कंसोलिडेट हो जाते हैं। इसका मैं आपको एक प्रेजेंटेशन आगे भी दिखाऊंगा कि इंडिया में कौन से प्रोमिनेंट है, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो ले सकते हो। लेकिन VCP फंड्स होते हैं, ये थोड़े कंसोलिडेट कर दिए गए हैं ऊपर। जैसे बैंक्स आपने देखे हैं, बहुत इजीली हम सुनते हो, वेंचर कैपिटल एक ऐसे फंड्स होते हैं जहाँ पे ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स को क्लब किया जाता है और इनको मिला के एक फंड क्रिएट किया था। 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था जिस फंड में मैंने स्टार्टिंग में काम किया था, उस फंड को फिर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया जाता है और वहाँ से रिटर्न्स जनरेट करके इन्वेस्टर्स को वापस दिया जाता है। तो एक प्रॉपर बिजनेस है ये कहीं भी हवा में नहीं हो रहा है। ये पूरी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री चल रही है। फिर कॉर्पोरेट VCs आते हैं, एक्सेलरेटर, इंक्यूबेटर आते हैं, अदर्स आगे। इनके एग्जांपल्स मैं आपको आगे समझा दूंगा तो आपको इजी हो जाएगा।
ये इंडिया का स्टार्टअप इन्वेस्टर्स लैंडस्केप है। अगर किसी को ये चाहिए हो स्लाइड, मैं शेयर करवा दूंगा ग्रुप में डलवा के। लेकिन ये सारे इन्वेस्टर्स हैं जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी कैटेगरीज में समझा देता हूँ, और मेरे ख्याल से आगे एक स्लाइड है मैं वो यहीं कवर कर लेता हूँ ताकि टाइम का सेविंग हो जाए। तो वेंचर कैपिटल से प्राइवेट इक्विटीज, मैंने कहा कि कंसोर्शियम होते हैं जहाँ पे 100 लोगों ने मिलके एक फंड क्रिएट किया और वहाँ से आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्टार्टअप्स के अंदर। उसमें आते हैं 100x, 314 कैपिटल, एक्सेल, आर वेंचर्स, एनिकेट, बेसिमर, बेटर, एन नंबर ऑफ फंड्स आर देयर नाउ इन इंडिया। आपको 150 से 200 ऐसे फंड्स मिलेंगे जो ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो उनकी कैटेगरी वाइज इन्वेस्ट करते हैं। कुछ फंड्स होंगे वो सिर्फ इम्पैक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे ईवी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है कोई कहेगा मैं एफएमसीजी में इन्वेस्ट करूंगा, कोई कहेगा मैं मे बी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करूंगा। तो ये सारे अलग अलग थीसिस के साथ में इन्वेस्टर्स अपना फंड खोलते हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट वीसीज आ गए, जिसमें आपको नाम मिलेंगे सिटी वेंचर्स कैपिटल जी, इंटेल कैपिटल, मेटा, क्वालकॉम। आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके सबके पास में अपना कॉर्पोरेट सीवीसी बना हुआ है, एंड दे आर इन्वेस्टिंग फ्रॉम दैट फंड। बड़े इंटरेस्टिंग है बिकॉज उनको इनोवेशन चाहिए, और इनोवेशन सिर्फ स्टार्टअप्स ही कर रहे हैं आज की डेट में। अगर आज किसी बड़ी कंपनी क्वालकॉम की बात करें, उसको कुछ एआई डेवलप करना है, तो वो हमेशा ये सोचेगा कि मैं टीम डेवलप करूं, उससे बेटर है मैं किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दूं और उसका लार्जर शेयर एक्वायर कर लूं ताकि वो टेक्नोलॉजी में अपनी कंपनीज में लगा पाऊं। तो ये बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री आज की डेट में। एक्सेलरेटर्स, इंक्यूबेटर्स, ये वो कैटेगरी है जहाँ पे आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए आज की डेट में। मैं बहुत सारे कॉलेज में विजिटिंग फैकल्टी हूँ, हम लोग वहाँ पे काफ़ी इवेंट्स करते रहते हैं, और वहाँ पे हम स्टार्टअप्स को पिक करते हैं, उनके अंदर सीड कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको जीएसएफ एक्सेलरेटर हो गया, इंडिया एक्सेलरेटर हो गया, केरला स्टार्टअप मिशन, प्लग एंड प्ले, 9 यूनिकॉर्न्स, और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एमिटी खुद का जो जयपुर में एमिटी है उसमें इंक्यूबेशन सेटअप है। तो ये सब उन बच्चों को वो स्टार्टिंग में सीड कैपिटल देते हैं 20 लाख 50 लाख। अभी हम लोग एक गवर्नमेंट स्कीम लेके आ रहे हैं विच इज अमृत स्कीम, जहाँ पे हम लोग 40 लाख रुपीज 10 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे विद इन 6 मंथ्स, और ये हर 6 मंथ्स में एक रोटेशन चलेगा। तो ये सब कॉलेजेस एक्सीलरेटर इंक्यूबेटर सेटअप करते हैं। फिर आते हैं एंजल नेटवर्क्स एंड सिंडिकेट, जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आपको मिलेंगे एंजल लिस्ट इंडिया, चंडीगढ़ एंजल्स। हर सिटी में एंजल नेटवर्क्स बने हुए हैं, आप किसी भी सिटी में रहते हो आपको वहाँ पे एंजल नेटवर्क्स मिल जाएंगे। तो सोनिकॉन वेंचर्स हमारा है, उसके बाद लेट्स वेंचर है, जीतो है, और इसको अब सेबी ने रेगुलराइज कर दिया है। तो सेबी ने अब एक कैटेगरी क्रिएट कर दी है एंजल फंड्स के नाम से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि हम लोग एंजल फंड है। उन्होंने कहा कि अब जो भी इंडिविजुअल्स को आप लेके आ रहे हो, आपको इनको एक सेबी अप्रूव्ड फंड में डालना होगा, पैसे को ट्रस्ट के पास रहेगा, वहां से आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करोगे, रिटर्न्स जनरेट करोगे, इन्वेस्टर्स को वापस लौटाओगे। तो ये काफ़ी रेगुलेशन आ गया है इसमें। फिर फैमिली ऑफिसेज होते हैं, जो बड़े कंपनीज होती हैं कॉर्पोरेट्स, जैसे अब यहाँ भी कई लोग हैं आप लोग जिनका 125 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ का टर्नओवर है। आप लोग को अपना एक पोर्शन साइड में क्रिएट करना, तो आप लोग फैमिली ऑफिसेज सेटअप कर सकते हो। वो फैमिली ऑफिसेज की टीम होती है, वो खुद जाके स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हैं और वहाँ से अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करती हैं। और वेंचर डेट्स, जहाँ पे डेट मिलता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, बैंक्स आपको डेट नहीं दे रही, लोन नहीं दे रही, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे वेंचर डेट्स में एजिलिटी है, काफ़ी अच्छे फ्रेंड की बनाई हुई है, आईवी कैप है, मेराई एसेट्स है, ट्राइफेक्टा है, एनिकट है, स्ट्राइड वेंचर्स हैं, ये लोग वेंचर डेट देते हैं। और उसका सिंपल सा फंडा है कि अगर आपने कोई ऐसी कंपनी बना ली है जिसके अंदर रेवेन्यूज आ रहे हैं, तो उनको पता है कि आप अपना डेट भी सर्विस कर दोगे, इंटरेस्ट सर्विस कर दोगे, तब वेंचर डेट कंपनीज थोड़ी मेच्योर कंपनीज को इन्वेस्टमेंट देती है। ये फ्यूचर का इन्वेस्टर कॉम्पोजिशन है, इसमें जस्ट सिर्फ यही बताया गया कि कितना ये ग्रो करने वाला है, कि एंजल इन्वेस्टर्स कितने हो जाएंगे, 15,000 के ऊपर चले जाएंगे 2030 तक वीसीपी। तो लाइक इन्वेस्टर का ग्रोथ बढ़ रहा है बिकॉज ये असेट क्लास एक नई असेट क्लास बन गई है। तो अगर आज आप स्टार्टअप करना चाहते हो, तो आपकी साइड में एक पैरेलल लाइन क्रिएट हो रही है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और ये हमने शार्क टैंक आने के बाद से काफ़ी देखा, बिकॉज ये अब घर घर के अंदर स्टोरी बन गई है कि यार ऐसे स्टार्टअप करने से 2% 5% इक्विटी आप डाइल्यूट करके 1-2 करोड़ रुपए रेज कर रहे हो, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। सो अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन आई गेस सबको आप में से सब एंटरप्रेन्योर्स होंगे, राइट? एक रेज ऑफ हैंड कर लेते हैं स्मॉल सा, कि आप में से कितने हैं जो सब बिजनेसमैन हैं? आई गेस ऑलमोस्ट एवरीवन, राइट? ओके, आप में से ऐसे कितने हैं जो अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो भी स्टार्टअप ही करे? अच्छा नंबर है। और बाकी मैं उनका रेज हैंड नहीं करा रहा, लेकिन आप चाहते होंगे कि वो जॉब करें, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। बट आई वुड से राजपूत कम्युनिटी में मैंने देखा है कि हम, जैसे मैं जब ये प्रेजेंटेशन रेडी करवा रहा था,
मेरा क्वेश्चन मेरी टीम को ये था कि ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स ढूंढ के लाओ जो राजपूत है और उन्होंने बहुत बड़ा यूनिकॉर्न वगैरह खड़ा कर दिया है। लेकिन टू माय सरप्राइज इंडिया में भी ऐसी कोई भी यूनिकॉर्न कंपनी है जो किसी राजपूत ने खड़ी करी हो। यूनिकॉर्न का मतलब होता है $1 बिलियन वैल्यूएशन होता है किसी कंपनी, मतलब 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी अभी किसी भी राजपूत कम्युनिटी से खड़ी नहीं हुई है। सो आई वुड बी वेरी हैप्पी कि अब यहीं से कोई वैसी कंपनी बनाएगा इन फ्यूचर। बट एनीवे, थैंक यू। कमिंग कि हम लोग क्यों एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, तो आई गेस ये टू मच ऑफ ज्ञान हो जाएगा, लेकिन आप लोग ने बिजनेस चूज किया था तो इसीलिए किया था बिकॉज आप लोगों को एक फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, आप खुद के डिसीजन खुद ले पाओ। मैं जब अपनी जॉब में था मेरे को हमेशा ये चीज़ खाई जाती थी कि मैं क्यों किसी को जवाब दे रहा हूँ कि मैं आज सुबह 10 बजे क्यों पहुँचा हूँ ऑफिस और मैं लेट क्यों जा रहा हूँ, लेट क्यों नहीं जा रहा हूँ एंड ऑल। तो आपको एक फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आई कैन टेक, मैं अपना टाइम अपने हिसाब से स्पेंड करता हूँ और प्रोडक्टिव काम पे ज़्यादा स्पेंड करता हूँ। सेम फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको स्टार्टअप करने से आपको वो ट्रेडिशनल जॉब नहीं करनी पड़ेगी, आप अपने डिसीजन खुद लोगे, आप एक ऐसे इम्पैक्टफुल या फिर ऐसे अपने टारगेट की तरफ मूव करोगे जो आपको एक्साइट करता है, ना कि आप किसी के लिए जॉब कर रहे हो उसका टारगेट अचीव करने के लिए। आप इनोवेशन ला सकते हो। अब ये सब करना आसान नहीं है, ये बोलना अच्छा लगता है स्टेज से कि आप स्टार्टअप बनाओ एंड इनोवेशन करो, लेकिन इतना ईजी भी नहीं है। आपको थोड़ा बहुत अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी जहाँ पे जो लोग वो स्किल सेट रखते हैं। अगर आपके अंदर बिजनेस स्किल्स है, लेट्स से आप में सब सेल्समैन है, बिकॉज मैं मानता हूँ सारे बिजनेसमैन अच्छे सेल्समैन जरूर होते हैं, तभी उन्होंने अपना प्रोडक्ट सेल किया और वो बिजनेस खड़ा किया। लेकिन आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो आपको वैसे टेक्निकल बंदे ढूंढने पड़ेंगे जो टेक्निकल अपनी एक्सीलेंस लाके आपके प्रोडक्ट को एक टेक प्रोडक्ट बना पाए जो स्केल हो पाएगा फ्यूचर में, राइट? तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इनोवेशन में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, राइट? आज सुबह भी शायद एक मेंशन हुआ था, हाँ सर आपने भी तो काफ़ी राजपूत को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ, तो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। और तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, यू आर गिविंग मनी टू ऑल दोज पीपल हु आर वर्किंग अंडर यू। और उसके बाद में कॉन्फिडेंस तो आपको आता ही है, बिकॉज दिस इज गिविंग यू अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। आज मैं अपने काम कर रहा हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी वर्सेस आई वॉज इन जॉब। नाउ स्काई इज द लिमिट, मतलब आज की डेट में सब जगह पे आपको सपोर्ट मिलेगा। मैं इसको समराइज कर देता हूँ, ऑल्दो ये प्रेजेंटेशन मैं शेयर कर दूंगा। आज की डेट में सब जगह से आपको सपोर्ट है। आपको ऐसे मैंने चैनल्स बता दिए जहाँ से आप फंड रेजिंग कर सकते हो। सिर्फ आपको अपना एक विजन, आइडिया, आपका एक एग्जीक्यूशन प्लान, ये सब रेडी होना चाहिए, और एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट आपकी खुद की होनी चाहिए, चाहे आप अपने पेरेंट्स से लो या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से लो। उसके बाद आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट है। आज की डेट में कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आ चुकी हैं जो आपको स्टार्टअप फंडिंग दे रही है और आइडिया स्टेज पे भी मिल रही है। इंक्यूबेटर एक्सेलेरेटर के पास में भरपूर पैसा है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनसे मेरी एक हफ्ते पहले बात हो रही थी एंड दे वर सेइंग कि मेरे पास में इतने स्टार्टअप्स नहीं है जिनको मैं पैसा दे पाऊँ, और मेरे पास पैसा पाइल अप होता जा रहा है बिकॉज हर 6 महीने में मेरे पास गवर्नमेंट फंड दे देती है और मैं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि अच्छे स्टार्टअप्स मिल ही नहीं रहे। तो इन्वेस्टर की अलग प्रॉब्लम है, वो अच्छे स्टार्टअप ढूंढ रहा है और हम लोग सोचते हैं कि फंडिंग नहीं मिल रही है, राइट? तो एंड योर सक्सेस योर नेम। अगर आज आप स्टार्टअप बना लेते हो, अपना एक बिजनेस खड़ा कर देते हो, आफ्टर 5 years 10 years यू विल मेक योर ओन नेम इन द इंडस्ट्री। चैलेंजेस आते हैं विच आई ऑलरेडी सेड, लैक ऑफ कैपिटल। हमें लगता है कि कैपिटल बहुत कम है मार्केट में, लेकिन अच्छे बिजनेस के लिए कैपिटल की कमी नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कंपटीशन है। आप कई बार हमें बिजनेस आइडियाज आते हैं और वो हम जब पूछते हैं आपका कंपटीशन कौन है, उनका साफ ये कहना होता है कि इंडिया में कोई नहीं कर रहा या वर्ल्ड में कोई नहीं कर रहा। और ये सबसे बड़ा मिथ है। आपको, अगर आप किसी भी बिजनेस में हो, अगर आपने आज कुछ सोचा है, किसी ने आज बोला था वो बाई वाला, शायद सर आपने कहा था, राइट? सेम आइडिया मेरे फ्रेंड ने 2013 में सुनाया था मुझे, और उसी दौरान मैंने उसको आइडिया सुनाया था कि यार ये डिलीवरी ट्रक्स वाला बिजनेस करना चाहिए, जो पोर्टर आज बिजनेस बना है, ये मैंने उस टाइम सोचा था। लेकिन जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हो, वो आइडिया ही है आपके दिमाग में, तो आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जिस दिन आप वो एग्जीक्यूट करोगे, कोई ना कोई उस आइडिया को सोच रहा है, तो आपका कोई आईपी नहीं है उस आइडिया पे। आज अगर मैं सोच रहा हूँ कि राजपूत इतने सारे इकट्ठे हुए हैं, मैं इसके ऊपर कोई ऐप बना दूं, अगर मैंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो वो आइडिया ही है। तो यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट आइडिया वेरी वेल। तो कुछ बिजनेस में गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, उसको आपको नेविगेट करना है। आप कंसल्टेंट्स हायर कर सकते हो एंड ऑल दोस थिंग्स आर पॉसिबल, राइट? आपको एक्सपीरियंस एंड स्किल्स का लैक हो सकता है, ये चैलेंजेस सब में आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, आप अच्छे सेल्समैन हो लेकिन आप टेक ही अच्छे नहीं हो,
आप पीपल मैनेजमेंट में अच्छे नहीं हो, तो आपको फिर उनके लिए बंदे हायर करने पड़ेंगे, और वो फिर कॉस्ट आती है स्टार्टिंग में। आपको एम्प्लॉयज़ रखने के लिए ही इतनी कॉस्ट आ जाएगी कि आपको कैपिटल बर्न करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। इसलिए आप सुनते हैं ना कि कंपनीज स्टार्टिंग में बर्न करे जा रही हैं, 10 करोड़ बर्न कर दिया, हर महीने बर्न कर रही है, प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन है 1000 करोड़ की। वो ये सब ऐसे ही बनती है, वो स्टार्टिंग में बर्न करना पड़ता है, बाद में आपको उसके रिटर्न्स मिलते हैं। मैंने ये कवर कर दिया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं लास्ट की स्लाइड पहले ही कवर कर रहा हूँ, दैट इज कि आप कैसे रेस कर सकते हो। बूटस्ट्रैप, आप खुद का पैसा इन्वेस्ट करो, एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाओ, वेंचर कैपिटल फंड्स के पास जा सकते हो, इंक्यूबेटर एक्सीलरेटर के पास जा सकते हो, क्राउड फंडिंग ले सकते हो। क्राउड फंडिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंडिगोगो जैसे प्लेटफॉर्म से आप प्रोडक्ट को सिर्फ डाल दीजिए और वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएंगे, पीपल विल बाय, प्री ऑर्डर योर प्रोडक्ट। लास्ट में मैंने बैंक लोन लिखा है, आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने कहा बैंक लोन नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 साल 3 साल जब आपका एक रेपो बन जाता है, रेवेन्यूज बन जाते हैं, तब भी आप स्टार्टअप ही कहलाते हो, लेकिन आपको उस टाइम बैंक कंसिडर करता है। हम लोग इंडिया के सारे प्रोमिनेंट बैंक्स, चाहे आईसीआईसीआई हो, सिटी हो, एचडीएफसी हो, इन सबके स्टार्टअप सेल्स के साथ में काम करते हैं और उन स्टार्टअप्स को वहाँ कनेक्ट करवाते हैं जहाँ पे उनको ज़रूरत होती है बैंकिंग रिलेशनशिप्स की, और वहाँ पे उनको फंडिंग भी मिलती है। ये हमारे फंड के बारे में। सो दिस इज़ मी, दिस इज़ प्रवेश, जो मैंने कहा था कि जिनको मैंने 2012 में टैप किया था। तो हमने आज तक कुछ 2000 से ज़्यादा स्टार्टअप को स्क्रीन किया होगा, हमारी 2000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी है और ये ग्रो कर रही है। अभी ये नंबर 2500 हो चुका है ऑलरेडी। तो ये सारे इन्वेस्टर्स वर्चुअली कनेक्ट होते हैं और वो स्टार्टअप स्क्रीन करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उनके अंदर। हमारे वीपीज़ हैं हर सिटी में, हमारे पास वेंचर पार्टनर्स हैं जो डील्स को सोर्स करते हैं, इन्वेस्टर्स को सोर्स करते हैं, स्टार्टअप्स को गाइड करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। जो हमें स्पेसिफिक क्या कहते हैं एक्सपर्ट मिलते हैं, हम उनको हायर करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप इन कैटेगरी के स्टार्टअप्स को हेल्प कीजिए। फिर हमने कुछ 40, मैंने पहले ही बोल दिया, 40 स्टार्टअप हमने इन्वेस्ट कर लिए हैं। हम लोग पिच कॉल्स करवाते हैं जिसमें स्टार्टअप्स आते हैं, वो पिच करते हैं, उनसे हम क्वेश्चंस करते हैं, उनकी हम डिलीजेंस करते हैं, उसके बाद हम इन्वेस्ट करते हैं। और हमारे इन्वेस्टर्स अभी 24 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल है। ये एक पोर्टफोलियो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के स्टार्टअप्स में फंडिंग होती है। अगर मैंने पिछले 2 साल में इनमें इन्वेस्ट करवाया, दैट मीन्स इस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है। इन सबको मिला के हमने कुछ 30 से 35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 2 साल में। तो फिनटेक में कंपनीज है सावर्ट, ये 21 साल के लड़के ने बनाई है और ये आपको स्टॉक सजेशंस देता है। ये हमारी पहली कंपनी थी जिसने पिच किया था प्लेटफॉर्म पे, हमने 45 लाख उसको 3 दिन में दे दिए थे फ्रॉम इन्वेस्टर्स। इसमें मैंने भी अपने 5 लाख लगाए थे। ट्रेजी एक AR/VR की कंपनी है, AR/VR टेक की हमारी 2 पोर्टफोलियो है, कसमैट। EV में हमारा जिप इलेक्ट्रिक, अगर आप गुड़गांव दिल्ली साइड आएंगे तो आपको ग्रीन कलर की स्कूटीज मिलेंगी, वो सारी जिप बनाता है। आज की डेट में इस कंपनी का वैल्यूएशन 1100 करोड़ है और ये जो फाउंडर है ये जयपुर का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राजपूत नहीं है, आकाश गुप्ता नाम है इसका। तो बड़ियों को तो बिजनेस करना आता है, ये तो वो बना रहे हैं। हम लोग कब बनाएंगे, आई एम स्टिल वरिंग। D2C कंज्यूमर टेक में आप आएंगे तो आप जिंग बस की आपने ब्लू कलर की बसेस देखी होंगी रोड पे चलती हुई, वो हैवीली ब्रांडेड, वो इंटरसिटी बसेस चलाते हैं। तो इस कंपनी में हमने इन्वेस्ट करवाया था। ग्रोफिटर, ये शार्क टैंक पे कंपनी आई थी जो आपको स्कोर्स देती है जब आप रन करते हो या कुछ करते हो, आप एक्टिविटीज करते हो, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं इस कंपनी के थ्रू। फिर B2B के अंदर ऑडिटली है जो एक B2B SaaS है, आप कंपनीज के लिए SaaS प्रोडक्ट बना रही है। मोबी गैराज सेकेंड हैंड मोबाइल फोन्स को रिफर्बिश करके उनको सेल आउट कर रही है और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया इन लोगों ने। क्रेडिटली एक HR सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब इसका एक बहुत ही यूनिक यूज केस है, इसने बोला कि सारी कंपनीज में जाके मैं फ्री में HRMS सॉफ्टवेयर दूंगा, और ऐसा करके इन्होंने 4 लाख पर यूजर पर मंथ जनरेट करना शुरू कर दिया और आज की डेट में बहुत बड़ा यूजर बेस बन गया इनके पास। अब उनको वो इंश्योरेंस, बैंकिंग प्रोडक्ट्स, n number of things they are selling to these customers. CP एनालिटिक्स एनालिटिकल कंपनी है, बहुत टिपिकल हो जाएगा समझाना। इन्फीकोल्ड क्लाइमेट टेक कंपनीज हैं ये सब। मिनियन लैब्स ने एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट बनाया था, जो जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं उसके अंदर वो एक मीटर लगाते हैं, उससे एक G फैक्टर कम हो जाता है। देन धराक्षा है, ये बहुत ही यूनिक सोल्यूशन है जिसके अंदर आपको जो पराली है जो आप नॉर्थ इंडिया में देखते हो, ये अभी बहुत रिसेंट इन्वेस्टमेंट है हमारा, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है कि धराक्षा वॉज नॉट ऑन शार्क टैंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yesterday came, okay, now it is live. So धराक्षा का बहुत ही यूनिक सोल्यूशन है कि ये लोग पराली को यूज करके और उससे B2C कंपनीज के लिए पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो प्लास्टिक भी आप किल कर रहे हो, थर्मोकॉल किल कर रहे हो, और पराली की जो प्रॉब्लम है वो भी किल कर रहे हो। तो बहुत ही यूनिक कंपनी है। रीग्रिप में सुनील शेट्टी का इन्वेस्टमेंट है एंड इस कंपनी ने टायर्स बनाए हैं जो रीथ्रेड करते हैं। जो आप टायर्स देखते हो
उनको आप रीथ्रेड करके आप उसको वापस दे सकते हो, उससे उनकी लाइफ डबल हो जाती है। समोसा पार्टी एक ऐसी कंपनी है जो जब पहली बार आई थी मैंने कहा था इसमें कैसे इन्वेस्ट करेंगे, मतलब दिस इज़ नॉट टेक। जैसे अभी किसी ने कुछ मेंशन किया था कि बर्गर की कंपनी, सर आपने कुछ कहा था, सो कॉन्ट्राडिक्टरी की ऐसी कंपनीज हो सकती हैं, जैसे बर्गर सिंह है, उसने अभी पिच किया हमारे प्लेटफॉर्म पे। आज डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, KFC, सबवे आपको हर गली में क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया, उसको स्केल किया। बेच तो वो भी बर्गर और मैकडो वही रहे थे, पिज्ज़ा ही रहे थे, लेकिन आपको अगर स्टैंडर्डाइज कर दिया तो आप स्केल कर सकते हो। फिर हमें टेक की जरूरत भी नहीं है, आपने प्रोसेस इतने स्ट्रीक बना दिए कि वो आप रेप्लिकेट कर पा रहे हो। तो समोसा पार्टी समोसा बेचती है, 300 रुपये की बकेट आती है, और पार्टीज हमने पहले जब इन्वेस्ट किया उससे पहले मंगाई थी वो बकेट, वो बड़े टेस्टी समोसे हैं, आप लोग मंगवा सकते हो। प्रूस्ट बियर बनाती है। तो इस टाइप की कंपनी जब हमारे पास आती है, हम लोग सोचते हैं कि यार हम इन्वेस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट था कि ये ऐसा बियर बनाती है जो लोकल आपको ठेकों पे ये वहाँ पे जा रही है, प्रीमियम क्लास नहीं बना रही है, ये बिल्कुल बेस ठेकों पे जाके सेल करने की कोशिश कर रही है। मित्रा आटा बनाती है। स्किपी शार्क टैंक कंपनी है जिसने आइस पॉप्स बनाए थे और बहुत फेमस हुई थी उस टाइम पे। सप्लाइन, अब मैं ऐसे करता जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ एक इंडस्ट्री जिसमें मैं बुलिश हूँ, ड्रोन टेक, जहाँ पे हम इंडिया में वी आर द ओनली एंजल प्लेटफॉर्म जिसने 6 ड्रोन टेक कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। और ये सब कंपनीज या तो डिलीवरीज कर रही हैं, जैसे टी-सॉ ड्रोन्स डिलीवरी करती है, स्काईलार्क ड्रोन्स रूट्स बना रही है जिसके ऊपर डिलीवरीज होंगी। इनसाइड FPV ने कंज्यूमर ड्रोन्स बनाए, ये भी शार्क टैंक की कंपनी है जिसके ऊपर आप पर्सनल यूज़ के लिए ड्रोन्स ले सकते हो। स्काई एयर भी डिलीवरी करती है, तो टी-सॉ स्काई एयर सेम डिलीवरीज करती हैं। इन ड्रोन्स इज अगेन इन डिलीवरी। एनरकॉम डेटा मैनेजमेंट कर रही है, माइनिंग, आपका रोड कंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। फिर पिक माई वर्क है, गीस्टर है, ब्रेन वायर्ड भी एक शार्क टैंक की कंपनी है। तो मैं क्यों रेफरेंस बार बार शार्क टैंक कर रहा हूँ, कई लोगों ने अपने एपिसोड देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने कैटल्स के लिए एक डिवाइस बनाया था जिसके बेसिस पे आप रीडिंग ले सकते हो कि कैटल अभी प्रेग्नेंट है या फिर उसमें कितना, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, हाउ शी इज बिहेविंग इन ऑल दोज थिंग्स। सो इन कंबाइन आई गेस ये बहुत ही छोटा सा स्निपेट है जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस टाइप की कंपनीज को आप स्टार्टअप कहलाते हो। अगर आप लोग यंग जनरेशन हो, आप स्टार्ट करना चाहते हो बिजनेस, दिस इज द टाइम, आप स्टार्ट करो। मैं एज ऑन टुडेज प्लेटफॉर्म मैं ये अनाउंस कर सकता हूँ कि जितने भी स्टार्टअप्स राजपूत कम्युनिटी से या इस फोरम से निकल के आते हैं, मैं पर्सनली उनके साथ बैठूंगा, उनका बिजनेस समझूंगा, क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ वो करूंगा। एंड आई एम एलोकेटिंग 2% फ्रॉम द, हमारे फंड का साइज है 250 करोड़, तो आई एम एलोकेटिंग 2% एटलीस्ट फ्रॉम आवर फंड साइज, जो मैं सिर्फ राजपूत फाउंडर्स के लिए होगा। बिजनेस का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फाइनेंस होता है, और फाइनेंस में मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, और मुझे राठौड़ साहब के ऑब्जर्वेशन में बैठा दिया। लेकिन मैंने देखा एंजल इन्वेस्टर और ये इन्वेस्टर स्टार्टअप में कहाँ से पैसा आता है, ये सब जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तब हमारे को नॉलेज नहीं होता है। लेकिन मैं 10 साल से ही बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे एक चीज़ ये समझ में आई है कि ये फाइनेंस का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर हम ये जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ग्रो कर देंगे। और राठौड़ साहब को मैं कमिटमेंट या मैं मेरी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि आपको राजपूत कॉन्फ्रेंस इसी मीटिंग में से या फिर राजपूतों में से जल्दी एक यूनिकॉर्न्स कंपनी आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू लॉट, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। Mangal ji sir, please hand over memento to Vijay C. Rathod sahab, who has given a very nice clarity on the subject.